ठंड के मौसम में सुबह सुबह आग जला के रामलाल और सुरेश आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर रामधन किसान अपने हाथ में फावड़ा लिए आता है। अरे सुरेश भाई, देखो ठंड बहुत है और ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। मेरा तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। हाँ रामलाल भाई, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि खेती का कैसे होगा। रामधन चुपचाप दोनों की बात सुनता रहता है और दोनों उसका मजाक बनाते रहते हैं। तभी रामलाल रामधन से बोलता है। अरे क्या रामधन भाई, इतनी ठंड में काम के पीछे मरे जा रहे हो। अरे जिंदगी रही तो बहुत काम करोगे। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, आग से अपना हाथ गर्म कर लो। कहीं ठंड लग गई ना और कुछ हो गया तो क्या करोगे। अरे रामलाल भाई, क्या बताऊं, कल रात में ही जंगली जानवरों ने मेरी पूरी फसल खराब कर दी है। अब खेत में नई फसल बोने जा रहा हूं। अगर यहाँ मैं अपने हाथ पैर गर्म करने लगा ना तो मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे। हाँ रामधन भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा दिल निकलने दिया करो, तब खेत में जाया करो। अरे भाई लोग, पिछले 2 सालों से मेरी फसल खराब हो जा रही है। मेरी बीवी बच्चे भूखे रह रहे हैं। अब मैं कुछ देर खेत में काम करने के बाद किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाऊंगा, तब जाके रात में मेरे घर पे खाना बनेगा। इतना कह के रामधन वहां से चला जाता है और अपने खेतों में काम करने लगता है। कुछ देर के बाद काम करने के बाद वो अपने आप से निराश होकर बोलता है। क्या भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे किस कर्मों का फल दे रहे हो? मैंने क्या पाप किया है? इतना कहकर रामधन फिर से काम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद चलो, खेत तो बनके तैयार हो गया। अब मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ और अपने काम पर चला जाता हूँ। इतना सोचकर रामधन घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी कलावती से कहता है। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, अरे कुछ खाना बनाई हो क्या? दो जल्दी, मुझे काम पे जाना है। अरे लेट हो रहा है। हाँ जी, रोटियां बना रही हूँ, अभी लाई। ये लीजिए, थोड़ा सा आटा था, उसी की रोटियां बना दी। आप बस शाम के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं शाम के लिए सारा सामान लेकर आऊंगा ना। अच्छा ये बताओ, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं? हाँ, बच्चों ने खाना खा लिया और वो अभी खेलने गए हुए हैं। ठीक है, मैं शाम को साहूकार जी से खेत में बोने के लिए कुछ गेहूं लेकर आऊंगा। फिर कल सुबह खेत में जाकर फसल भी बो दूंगा। इतना कहकर रामधन निकल जाता है। वो दिन भर काम करता है और शाम को कुछ सामान लेकर घर के लिए वापस आता है। लेकिन घर जाने से पहले वो गेहूं के लिए साहूकार के पास जाता है। प्रणाम साहूकार जी। अरे रामधन, अच्छा हुआ कि तू आ गया, नहीं तो आज मैं तेरे घर आदमियों को भेजने वाला था। पिछले वाले पैसों का ब्याज मिलाकर 5,000 हो गया है। कितना देने वाला है आज? साहूकार की ऐसी बातें सुनकर रामधन सोच में पड़ गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला। साहूकार जी, मैं इस बार आपके कर्ज वापस करने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरी फसल इस बार भी जंगली जानवरों ने खराब कर दी है, इसलिए आपसे कुछ गेहूं लेने आया हूँ। तो क्या तू इस बार भी मेरा कर्ज वापस करने नहीं आया है, बल्कि और गेहूं लेने आ गया? सुन रामधन, तो कुछ भी कर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे सारे के सारे पैसे कल तक मुझे दे दे। नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसा नहीं करिए, मेरी फसल खराब हो जा रही है। बस बस एक मौका और दे दीजिए। जैसे ही गेहूं की फसल होगी, मैं आपके सारे कर्ज वापस कर दूंगा। ठीक है रामधन, तुम्हें एक बार और मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बार मेरे पास कुछ गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ये बात कान खोलकर सुन लो। अरे साहूकार जी, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भला क्या गिरवी रखूं? अरे रामधन, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ? अरे तेरा खेत तो है ना, वही गिरवी रख दे। और ठीक है साहूकार जी, मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रख देता हूँ। साहूकार रामधन के खेत गिरवी रखने के बाद उसे गेहूं देते हैं और रामधन गेहूं लेकर अपने घर की ओर चल देता है। और
और अगले दिन वो गेहूं लेकर अपने खेत में पहुंचता है और गेहूं की बुवाई करने लगता है। बुवाई करने के बाद रामधन कहता है, चलो, गेहूं की बुवाई तो हो गई, अब फसल उगने का इंतजार करता हूँ। फिर दिन रात खेती की रखवाली करूंगा, तो देखता हूँ कैसे जंगली जानवर मेरी फसल को बर्बाद करते हैं। इतना कहकर रामधन अपने घर की तरफ चल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रामधन अपने खेत की तरफ जाता है। खेत में गेहूं उगा हुआ देखकर राम बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी फसल आई है। भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। बस अब कटाई तक मुझे जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करनी है। आज से मैं खेत में ही रहूंगा। फिर रामधन खेत में ही रहने लगता है और रात में आग जलाकर वहीं पर बैठे रहता है। ठंड बहुत होने के कारण 2 दिन में ही रामधन की तबीयत खराब होने लगती है और फिर अगले दिन, अरे अरे, मेरा तो सर चकरा रहा है। मुझे बुखार भी है। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रामधन डॉक्टर के पास चला जाता है। और वहां पहुंचकर डॉक्टर को दिखाता है। रामधन की हालत देखकर डॉक्टर बोलते हैं, अरे रामधन, ये तो ज्यादा ठंड में रहने की वजह से हुआ है। अब तुम्हें कुछ दिन घर पर आराम करना होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। अगर मैं घर पर रहकर आराम करूंगा तो फिर से जंगली जानवर मेरी फसल खराब कर देंगे। अरे रामधन, फसल खराब हो गई तो फिर से आ सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी बीवी बच्चे क्या करेंगे? खैर, सलाह देना मेरा काम है, मानना तुम्हारा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतना कहकर रामधन वहां से घर के लिए निकलता है। घर पहुंचकर वो अपने आप से बोलता है, हाँ, डॉक्टर साहब की बात तो ठीक है। जब से मैं रात में खेत में रहने लगा, तब से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी है। अगर मैं फिर से खेत में गया तो मेरी तबीयत और खराब हो सकती है। ऐसा करता हूँ, एक दिन मैं घर पर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी 2-3 दिन से जानवर तो मेरी खेत की तरफ आए भी नहीं हैं। इतना सोचकर रामधन घर पर ही सो गया। और फिर अगली सुबह उठकर अपने खेत की तरफ गया। खेत देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, हे भगवान, इस बार भी मेरी फसल खराब हो गई। क्या करते हो मेरे साथ भगवान? अब मैं साहूकार जी को पैसे और गेहूं कहाँ से वापस करूंगा? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। इतना कहकर रामधन दुखी मन से अपने घर की तरफ वापस जाता है। उसे उदास देखकर और दुखी देखकर उसकी पत्नी समझ जाती है कि क्या हुआ है। आजी, मैं समझ गई हूँ कि क्या हुआ है। इस बार भी आपकी फसल खराब हो गई है ना, और अब तो अपना खेत भी साहूकार जी ने ले लिया है। हाँ भाग्यवान, अब तो गया अपना सब कुछ। हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। आजी, हम लोग ऐसा करते हैं कि साहूकार जी को पता चलने से पहले ही खेत को बेच देते हैं और यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जिससे हमारे पास पैसे भी होंगे और कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? थोड़े पैसे के लिए अपना ईमान बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक सच्चा किसान हूँ। थोड़े पैसों के लिए मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। खेत जाता है तो जाने दो। माफ करना जी, मैं घबरा गई थी, इसलिए ऐसा बोल गई। मुझे तो एक सच्चे इंसान की पत्नी होने पर गर्व है।
आज से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। ठीक है भाग्यवान, चलो। फिर दोनों काम के लिए चले जाते हैं। रामधन सेठ के यहाँ मजदूरी करता है और उसकी पत्नी खेतों में काम करती है। जब साहूकार को पता चलता है तो साहूकार रामधन का खेत ले लेता है। अजी, अब तो हमारा घर ठीक से चल रहा है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए भी हम लोगों को और ज्यादा काम करना चाहिए। अरे ओ भाग्यवान, हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं 2 वक्त का ठीक ठाक खाना नसीब होता है। अब कितना काम किया जाएगा जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो सके। अरे अरे, आप शहर जाकर काम करिए, वहां पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और मैं यहाँ पर बच्चों की देखरेख कर लूंगी और खेतों में भी काम कर लूंगी, तो हमें कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी। अरे वाह, बहुत अच्छा सुझाव। मैं आज ही शहर जाकर कुछ काम देखता हूँ। फिर अगले दिन रामधन शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर बहुत दूर था। रामधन को जंगल के रास्ते से जाना पड़ा। तभी किसी के बचाओ और बचाओ की आवाज आती है। रामधन चौंक जाता है और बोलता है, अरे, लगता है कोई संकट में है और मदद मांगने के लिए बुला रहा है। इतना कहकर रामधन जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ चल देता है। अरे, ये तो घायल है, इसकी जान मुझे बचानी चाहिए। फिर रामधन पत्तियों से दवा बनाकर उसे दवा लगा देता है। अब तो शाम भी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, रात्रि विश्राम यहीं कर लेता हूँ, फिर सुबह चलना शुरू करूँगा। रामधन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे कुछ देर के बाद नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि तोता भी ठीक हो चुका था। हे दयालु इंसान, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी निर्दयी इंसान ने तीर से मार दिया था। जब तक मुझ में हिम्मत थी मैं उड़ा, फिर यहाँ आकर गिर गया। अरे नहीं, ये तो मेरा इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं काम के लिए गांव से शहर जा रहा हूँ। हे मनुष्य, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ। तुम जब भी किसी संकट में हो ना, तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे मदद के लिए आ जाया करूँगा। और अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम बलिया जिले के सेठ के यहाँ चले जाओ। उन्हें एक नौकर की जरूरत है, तुम वहाँ चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इतना कहकर रामधन सेठ के यहाँ पर चल देता है। और वहाँ पहुंचकर, सेठ जी। अरे इस भिखारी को कुछ दे दो। अरे सेठ जी, मैं भिखारी नहीं हूँ। सुना है आपको नौकर की जरूरत है, इसलिए आपके पास आया हूँ। अरे मैं आदमियों को काम देता हूँ, भिखारी को नहीं। तुम्हारे शरीर पर इतनी मिट्टी लगी है, कपड़ों में इतना छेद है, तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मैं तुम्हें काम कैसे दे सकता हूँ? चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं सेठ जी, मेरे हालात इतने बुरे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ सेठ जी। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। अरे नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। भिखारी कहीं का। अरे देख क्या रहे हो, इसे धक्का मारकर निकाल दो। पहरी रामधन को धक्का मारकर वहां से निकाल देते हैं। रामधन वहां से चला जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, अरे अब मैं क्या करूं? इस अनजान शहर में किसके पास जाऊं? मुझे भिखारी समझकर कोई काम नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, फिर से सेठ जी के पास काम मांगने के लिए जाता हूं। अगले दिन रामधन फिर से सेठ के यहाँ पर पहुंच जाता है। रामधन को देखकर सेठ बहुत क्रोधित होता है। अरे ओ भिखारी,
तू फिर आ गया। अरे सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके भरोसे इतनी दूर से आया हूँ। अरे भिखारी, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, हाँ? अरे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और यहाँ पर मेरी सुंदर बीबी और बेटी भी रहती है। अगर मैं तुम्हें काम पर रख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ, निकल जा यहाँ से और दोबारा कभी नहीं आना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। इतना कहकर सेठ वहां से चले जाते हैं और वहीं सामने पेड़ के पास बैठकर राम सेठ का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सेठ फिर से आते हैं, रामधन फिर से पहुंच जाता है और रामधन को देखकर सेठ बोलते हैं, अरे तू फिर से आ गया? तुझे मना किया था ना आने के लिए। लगता है तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। प्रहरियों, मारो इसे, इतना मारो कि ये फिर चलकर वापस ना आए। प्रहरी रामधन को बहुत मारते हैं और मारकर उसे एक पेड़ के नीचे फेंक देते हैं। रामधन दर्द से कराहते हुए बोलता है, राम राम राम, इस सेठ को मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उधर मेरी पत्नी और बच्चे सोच रहे होंगे कि काम मिल गया है, मैं पैसे लेकर कुछ दिन में जल्दी वापस जाऊंगा। अरे अरे, इस सेठ ने तो मुझे इतना मरवा दिया कि मैं उठ भी नहीं सकता और ना ही काम कर सकता हूँ। तभी रामधन को उस तोते की याद आती है। वो फिर उसे बुलाता है, हे मित्र तोता, तुम कहाँ हो? तुम्हारा मित्र बहुत संकट में है, तो जल्दी आ जाओ। अरे ये आवाज तो मेरे मित्र की है, लगता है वो किसी संकट में है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तोता जंगल से निकलता है और रामधन के पास पहुंचकर उसे इस हालत में देखकर आश्चर्यचकित होकर बोलता है, अरे राम राम राम, ये तो घायल पड़ा है, जैसे किसी ने इसे बहुत मारा हो। अरे मित्र, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? किसने ये तुम्हारी हालत बनाई है, बताओ मुझे। फिर रामधन उस तोते को अपनी पूरी बात बताता है और सारी बातें सुनकर तोता बोलता है, राम राम राम, कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैं इस सेठ से इसका बदला जरूर लूंगा। पहले मैं तुम्हें कुछ पत्तियां लाकर देता हूँ, जिसको खाकर तुम ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर तोता पत्तियां लेने चला जाता है। कुछ देर के बाद वो पत्ती लेकर वापस आता है। तोता रामधन को वो औषधि पत्ती खिलाता है और कुछ देर के बाद रामधन का दर्द ठीक हो जाता है। तभी वहां से सेठ गुजर रहा होता है। सेठ को देखकर रामधन बोलता है, अरे मित्र, वो देखो, उसी सेठ ने मेरी ये हालत बनाई है। रुको, मैं अभी से मजा चखाता हूँ। फिर तोता उड़ता है और देखता है कि सेठ के रथ पर एक थैला है। तोता वो थैला रथ से निकाल लेता है और रामधन को देता है। जब रामधन उस थैले को देखता है और उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ कागजात थे। लो मित्र, इससे तो तुम्हारा काम कुछ दिन चल जाएगा। नहीं मित्र, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यह धोखे से प्राप्त किया हुआ है और मैं एक सच्चा इंसान हूँ। इससे भले ही कुछ दिन तक मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मेरा ईमान मर जाएगा। मित्र, मैं यह थैला सेठ को देने जा रहा हूँ। सेठ ने मेरे साथ भले ही गलत किया है, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। ठीक है मित्र, तुम्हें जो सही लगे वो करो। रामधन वो थैला लेकर फिर से सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। रामधन को देखकर सेठ बहुत क्रोधित होता है और कहता है, अरे भिखारी, इतनी मार खाने के बाद तो फिर से यहाँ आ गया। चले जाओ यहाँ से, वैसे ही मैं बहुत परेशानी में हूँ। ये लीजिए सेठ जी, आपकी थैली, ये मुझे रास्ते में मिली थी। थैला देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे मैं तो इसी थैली को लेकर परेशान था, क्योंकि इसमें मेरे जमीन के कागजात थे। जब सेठ थैला खोलकर देखता है तो उसमें सभी स्वर्ण मुद्राएं और कागजात थे। अरे इसमें तो सब कुछ है। क्यों रे भिखारी, तूने इसमें से कुछ लिया नहीं? नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। ये थैली किसी तोते ने आपके रथ से निकालकर एक पेड़ पर टांग दिया था। जब ये मुझे मिला तो मैं ये सोचा कि आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वापस करने चला आया। माफ कर दो भाई मुझे, मैं अपने पैसों के अहंकार में डूबा हुआ था। तुम्हें इतना डांटा और पिटवाया भी, लेकिन तुम अपनी ईमानदारी नहीं भूले। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब से मैं तुम्हें अपने सभी खेत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, और रहने के लिए एक घर देता हूँ। तुम अपने परिवार के साथ अब से यहीं रहोगे।
उस दिन से रामधन सेठ के खेतों की देखभाल करने लगा और खुशी खुशी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। और ऐसे ही एक किसान की सच्चाई की जीत हो जाती है।